नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। 3 दिन उस पर चर्चा चली। उस चर्चा में उनकी मांग थी कि देश के प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह इस पर बोले और बोलते हुए उन्होंने जवाब दिया, कई उदाहरण भी दिए, पिछली कई घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से आप मोदी से जवाब मांग रहे हैं, इस तरह से और इससे भी ज़्यादा गंभीर दंगे फसाद घटनाएं इस देश में हुई हैं। एक घटना तो उत्तर प्रदेश की ऐसी हुई जहां 1000 से अधिक लोग की मृत्यु हुई, यानी मारे गए। उसके बावजूद भी कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने कभी जवाब नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा गृह मंत्री उसको जवाब देता है। तो आप बिना नियम, बिना रूल, पुराना अपना इतिहास बिना देखे आप मोदी से जवाब क्यों मांग रहे हैं? गृह मंत्री के तौर पर मैं जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले से कहता आया हूं, विपक्षी पार्टियों का असली एजेंडा क्या था, इनका षड्यंत्र क्या था, उसका खुलासा इन्होंने खुद अपने भाषणों पे दिया है। आप यदि इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई बहस को सुनेंगे, तो आप जब विपक्षी पार्टी के नेताओं को सुनेंगे तो आप ज़्यादातर आप देखें कि उसमें केरल के जो इनके सांसद बोले हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो सांसद इनके बोले हैं, उन सांसदों को अगर आप भाषण सुनेंगे उनके जो सदन में उन्होंने दिया है, मोटा मोटी एक चीज उसमें पूरी आ रही है कि वो ईसाई, चर्च, अल्पसंख्यक ये शब्द बोल रहे हैं। ज्यादातर नेताओं का भाषण वो किस लिए है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है, मोदी सरकार हिंदुत्व बढ़ा रही है, मोदी सरकार गौरक्षकों पर कुछ नहीं कर रही है। ओवैसी का भाषण आप सुनिए। ओवैसी बता रहे थे संसद में, बोलना तो मणिपुर पर है, लेकिन वो कहते हैं कि साहब नूह में क्या हो रहा है, हरियाणा में गरीब, वहां जो केवल मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अब ये एजेंडा देखिए, विपक्ष का एक सूत्रीय एजेंडा है कि वो मोदी को ये सिद्ध कर दें पूरी दुनिया में कि ये एक दल ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसलिए इस देश में अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। सरकार हिंदूवादी नेताओं पर कुछ नहीं कर रही है, हिंदूवादी संगठनों पर कुछ नहीं कर रही है। यह एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ना उन्हें मणिपुर से कुछ लेना है, ना उन्हें नूह हरियाणा से कुछ लेना है। असली मुद्दा कुछ और है, निशाना कहीं और है। इसलिए मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि यह कांग्रेस का एक सोचा समझा प्लान था कि इसमें विपक्षी पार्टियों को वो शामिल करे और सबको स्क्रिप्ट लिख कर दे दी गई कि तुमको क्या क्या बोलना है। वैसी आए और मुस्लिम नेता जितने बोले वो मुसलमानों को लेकर बोले, क्योंकि उनको ये सिद्ध करना है कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। लेकिन मोदी जी की समस्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या देखिए। मैं ट्विटर स्पेस पर रात को बहुत लोगों को सुनता हूं। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जो कई ने तो एक पार्टी बना ली, अलग से एक नई पार्टी बनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी कोई अस्तित्व नहीं है। वो हमेशा एक सवाल करते हैं कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए किया क्या है। मोदी तो मुस्लिमों का तृप्तिकरण कर रहे हैं, वो तो तुष्टिकरण कर रहे हैं। अगर भाई ये ठीक है तो ओवैसी क्या बोल रहे हैं? ओवैसी बोल रहे हैं कि जो मुसलमानों के लिए कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र सरकार बजट देती थी उसमें 40% कटौती कर दी गई। जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उसमें से 1.5 लाख छात्रों की संख्या कम कर दी। वो कहते हैं कि साहब एक तरफा कार्रवाई होती है मुस्लिमों पे जब कहीं दंगे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हिंदूवादी नेता हैं, गौरक्षक हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। हरियाणा का नाम ले रहे थे वो मोनू मानेसर का, उन्होंने कहा मोनू डार्लिंग बना हुआ है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो दूसरी तरफ केरल के जो सांसद थे वो वही भाषा बोल रहे थे जो राहुल गांधी बुलवाना चाहते थे। वायनाड से सांसद हैं तो वहां क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट के सांसद जो बोल रहे थे वो अपना इतिहास भूल गए और वो सब बोल करके टारगेट कर रहे थे। कुल मिलाकर उनको टारगेट करना था मणिपुर में जो असली मुद्दा है। वो मणिपुर के या नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस के जो सांसद है, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी सांसद ने वो मुख्य मुद्दे को चर्चा ही नहीं की। मुख्य मुद्दा वहां पर है ड्रग का, ड्रग के कारोबारियों का, चीन के संबंध का, म्यांमार के कनेक्शन का, अवैध घुसपैठ का, अवैध हथियारों का। इस सब पर किसी ने बात नहीं करी। विपक्षी पार्टी की बात कर रहा हूं। तो असली मुद्दे पर बात नहीं करी। वो केवल और केवल मोदी को ईसाई विरोधी, मुस्लिम विरोधी,
दलित विरोधी, सिख विरोधी, जाट विरोधी, आप देखेंगे टाइम टाइम पर ये एजेंडे आते हैं कि किसानों को सड़कों पे बिठा दिया। वो चाहते थे कि किसानों के ऊपर मोदी सरकार गोली चला दे तो किसान विरोधी सिद्ध कर देंगे। एक तरह से पंजाब से लेकर के और बाकी जगह खालिस्तानी मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई, तो फिर अगर गोली चल जाती तो मोदी सिख विरोधी है। अभी आपने देखा हाल ही में कि पहलवानों को जंतर मंतर पर स्थापित कर दिया, उसके पीछे कांग्रेस के नेता का नाम सामने आया। पता चला कि किस तरह से नाबालिग लड़की को तैयार किया जा रहा था फर्जी आरोप लगाने के लिए। कोर्ट में जाकर के उन लोगों ने वो एप्लीकेशन वापस ली। एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा था, खाप पंचायत जुड़ गई, पता नहीं कौन कौन जुड़ गया, जाट नेता आ गए, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई हो जाए तो ये कहा जाए कि बीजेपी तो जाट विरोधी है। फिर कहीं से राजपूत खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं साहब ब्रजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई हो रही है, मोदी कुछ बोल नहीं रहे, उनका साथ नहीं दे रहे, देखो जी कोर्ट में जाना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं कि सारी कोर्ट खत्म कर दें मोदी जी, और ब्रजभूषण शरण सिंह मेरे एमपी हैं जी, ठाकुर साहब हैं, ठाकुरों की वोट हमें चाहिए, इसलिए सब नियम कानून तोड़ते हुए उनको क्लीन चिट दे के केंद्र में मंत्री बना दें, तब ये संतुष्ट होंगे। मतलब कुल मिला के हालत ये है, हर आदमी मोदी जी को घेरने में लगा है, चाहे गांव मोहल्ले की घटना हो, चाहे कोई राष्ट्रीय घटना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय घटना हो। और मोदी सरकार जिस तरह का काम कर रही है, उन्होंने अपने जवाब में जब उत्तर देना शुरू किया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। मोदी जी ने कहा, देखिए जितने भी बिल प्रस्तुत हुए उसमें डिजिटल प्रोटेक्शन बिल आया, आदिवासियों के लिए बिल आया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल आया, बड़े महत्वपूर्ण बिल आए, लेकिन संसद में विपक्ष ने कोई चर्चा नहीं करी। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन जो है ये चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी किस तरह की भाषा बोल के गए, विपक्षी नेता हैं, वो कहते हैं जहां अंधा राजा होता है वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है, और ये चीरहरण हो रहा है। मतलब वो मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को अंधा बोल रहे हैं, इससे बदतमीजी बड़ा शब्द कोई हो सकता है। एक अरविंद केजरीवाल हैं, वो बोलते हैं अनपढ़ राजा। अब इस तरह की बातें बोल दी जा रही हैं, तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि देखिए आप जो है नेगेटिविटी फैला रहे हो, जबकि हकीकत क्या है कि सरकार इस समय जो काम कर रही है, हर भारतीय का मान बढ़ा है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, रिकॉर्ड। और भारत जो है व्यापार में इतना है कि रिकॉर्ड जो है, यहां से भारत, नीति आयोग का जिक्र मोदी जी ने किया कि आप जो भारत की संस्थाएं हैं, आप सरकार के आंकड़ों पर विश्वास ना करें, लेकिन जिस तरह के आंकड़े विदेशी संस्थाएं दे रही हैं उस पर तो यकीन करोगे। तो उन्होंने कहा देखिए नीति आयोग ने बताया है कि पिछले 5 साल में सरकार ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है, यानी उनकी सिचुएशन सुधरी है। इसी तरह आईएमएफ के आंकड़े आए कि भाई अति गरीबी को भारत ने खत्म कर दिया है। WHO के आंकड़े आए हैं कि जल जीवन मिशन से लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है, तो बीमारियां खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों को जो दूषित पानी पीने से बीमारियां होती थी, वो विकलांग तक हो जाया करते थे, ऐसे 4 लाख लोग हर साल बीमार होते थे जो नहीं हो रहे हैं। इसी तरह स्वच्छता करने से लोग मजाक उड़ा रहे थे मोदी जी का, जब लाल किले से उन्होंने घोषणा की थी कि मंदिर से पहले शौचालय जरूरी है। जिस दिन ये बात बोली थी, मुझे आज भी याद है कि कई सारे हिंदूवादी लोग, कट्टर अपने आप को हिंदू और सनातनी लिखने वाले बहुत, ये मोदी जी को गाली दे रहे थे। मोदी जी ने लाल किले से ये क्या कह दिया, मंदिर से पहले शौचालय जरूरी है। और आज पता लगता है कि शौचालय घर में होने का क्या फायदा है। महिलाओं से पूछो ना, मैंने देखा है गांव में, माताएं बहनें, मैंने वो गांव का जीवन देखा है कि जब शौचालय नहीं होते थे, अब तो सबके घर में लगभग है, जिनके पास पैसा है, नहीं है उनके घर में सरकार ने बनवा दिया है। शौचालय नहीं होने से महिलाएं रात का अंधेरा होने का पूरे दिन इंतजार करती थी। अगर उसके पेट में दर्द है, गैस बन रही है, उसको हाजित हो रही है, वो शौच नहीं जा सकती क्योंकि दिन का उजाला है और शौच के लिए खेत में जाना है। तो रात होने का इंतजार हर महिला करती थी, और जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो वो खेत में शौच के लिए जाती थी। और कई दुर्घटनाएं, मतलब बलात्कारों की घटनाएं कई सारी ऐसी होती थी, क्योंकि अंधेरे में खेत में जाएगी, इक्की दुक्की कोई है तो उसको तो अपराधी, बदमाश, गुंडे, बवाली उठा के भी ले जाते थे। उस बात को मोदी जी ने समझा
कि वो दुख दर्द महिला का क्या होता है, गरीब का क्या होता है। पैसे वाला तो शौचालय बनवा लेगा और उससे बीमारियां होती हैं। तो जब वो घर में शौचालय, गैस का चूल्हा, ये ऐसी ऐसी चीजें जब मोदी जी ने की तो उसका जिक्र होना चाहिए। सरकार के अंदर जो कमी है उसकी चर्चा आप करिए, लेकिन जो सरकार अच्छे काम कर रही है उसकी चर्चा तो करें। और इसीलिए उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि देखिए देश के अंदर हर बात का सरकार का आप विरोध करते हैं। डिजिटल मीडिया की बात आई, डिजिटल इंडिया बनाने की बात आई, तो आप जब चिदम्बरम मजाक बना रहे थे कि गांव-गांव में कैसे भैया डिजिटल पेमेंट करेगा गांव वाला कोई गरीब आदमी, आज आप देख लीजिए मोबाइल फ़ोन पे ऐप है, उसी से पेमेंट हो रही है। चाहे चाय वाला है, एक पान का बीड़ी सिगरेट बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, सब लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। यानी इन्होंने कोई काम करना नहीं और सरकार के विरोध में खड़े होना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की जो हिंसा हुई है ये पहली बार नहीं है, देश की आज़ादी के पहले से ये समस्या है। और उन्होंने इतना एक लाइन में बोल दिया कि सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। वहीं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा अगर मैं देख रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने संसद के अंदर विपक्षी जो नेता हैं उनको धोया और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने जो द्रौपदी वाली बात बोली थी उसको काउंटर करते हुए उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए, आपके साथ जो पार्टियां गठबंधन में हैं उनकी हालत यह है कि जयललिता को विधानसभा के अंदर उसकी साड़ी खींची गई थी और बाकी विधायक हंस रहे थे, अपमान किया गया, चीरहरण हुआ। वो चीरहरण वो था, आज आप बात कर रहे हैं। इसी तरह जो आज देश तरक्की कर रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए हैं। सरकार के ऊपर अविश्वास लाने का कोई तो मतलब होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दी है तो भाई इस सरकार को हटाना बड़ा जरूरी है, तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? अगर मणिपुर में कुछ हुआ है तो वो मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ और देश की आज़ादी के बाद से हो रहा है। वो जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये पूरा क्षेत्र, सिक्किम, सब सुलगता था। मोदी सरकार आई तो वहाँ विकास हो रहा है। उस विकास की आप बड़ाई ना करो क्योंकि आप विपक्ष में हो, वैसे तो करनी चाहिए, मत करो, लेकिन आप बदनाम ना करो। लोग कहते हैं साहब मोदी जी ने बयान नहीं दिया, 2.5 महीने तक कुछ नहीं बोले, एक ट्वीट नहीं किया। मैं लोगों से सवाल करता हूं कि भाई आप क्या चाहते हैं कि राजस्थान में यदि किसी बेटी के साथ रेप होता है तो कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं बोलता, तो क्या मोदी जी ट्वीट करें? भाई अगर हमारे घर की कोई समस्या होती है, मेरे घर में कोई समस्या है, मेरे बच्चे ने कोई अपराध कर दिया, गलत कर दिया, पढ़ाई नहीं कर रहा, गलती कर दी, क्या मैं मोहल्ले पड़ोस में बाहर खड़े होकर चिल्ला के कहता हूं कि मेरा बेटा देखिए नालायक निकल गया, पढ़ता नहीं है, कल गया था दारू पी के आ गया? ऐसा बोलता है कोई? हर घर में समस्या है, लेकिन आपने नहीं सुना होगा घर का जो मुखिया है कि वो मोहल्ले में खड़ा होकर चिल्लाए कि मेरा बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, बहुत गड़बड़ है, लड़की मेरी ऐसी गलत है साहब, कोई नहीं बोलता। तब फिर देश का जो मुखिया है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की घटना पर क्या ट्वीट करे तो आप क्या समझते हैं कि उनके ट्वीट को केवल भारत के लोग देखते हैं? नहीं, वो वर्ल्ड लीडर हैं, पूरी दुनिया उनके ट्वीट को देखती है। मोदी जी ने आज क्या लिखा है, एक एक शब्द पे गौर होता है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि भारत में होने वाले हर अपराध, हर घटना पर मोदी जी ट्वीट करें ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत में तो बहुत दंगे हैं, भारत में तो बहुत समस्या है, यहां तो हिंदू मुस्लिम दंगा है, यहां तो हिंदू ईसाई दंगा है, यहां तो ड्रग ही ड्रग है, यहां तो रेप ही रेप है। पिछले दिनों निर्भया का कांड आपको याद है, किस तरह से दुनिया में चर्चा हुई? रेप कैपिटल दिल्ली को घोषित कर दिया गया, ये तो रेप कैपिटल है। अरे भैया आप रेप कैपिटल भारत को बनाओगे तो क्या दुनिया का कोई टूरिस्ट भारत में आना चाहेगा? महिला तो नहीं आएंगी, कहेंगी भैया बड़ा खतरनाक भारत है। यही विपक्ष चाहता है कि टूरिज्म जो बढ़ रहा है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, ये कैसे डिस्टर्ब हो। वो नहीं चाहते कि कोई यहां उद्योग धंधे लगें, क्योंकि जब आप ये सिद्ध कर दोगे कि भारत के हर राज्य में दंगे हैं, यहां तो आए दिन दंगे होते रहते हैं, कौन इन्वेस्ट करेगा?
ये विपक्ष इसीलिए ये भारत को बदनाम करने का कोशिश करता है, छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बनाकर, और उसको इस तरह की बातें करेंगे। हर घटना पे मोदी जी जवाब दो। अगर पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हैं, मोदी जी जवाब दो। अगर किसान बैठे हैं, मोदी जी जवाब दो। भाई मंत्रालय बने हुए हैं, सबका अलग अलग मंत्री है, वो जवाब देंगे। राज्यों की घटना के लिए भी केंद्र जवाब दे, और केंद्र की घटना के लिए तो दे ही दे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पश्चिम बंगाल पर बात नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ पर बात नहीं करेंगे, बिहार पर बात नहीं करेंगे, झारखंड पर बात नहीं करेंगे, हिमाचल पंजाब पर बात नहीं करेंगे, ना बात करेंगे राजस्थान पर, ना केरल पर। इनको बात करनी है केवल भाजपा शासित राज्यों पर। तो देश का प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल का भी है। अगर राष्ट्रपति शासन ही लगाना है, मुख्यमंत्री को एक घटना को देखते हुए अगर एरन बिरेन को हटाना है मणिपुर के, तो फिर पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को क्यों ना हटाया जाए, राजस्थान के अशोक गहलोत को क्यों ना हटा दिया जाए? इसका जवाब विपक्षी पार्टियों से चाहिए। नहीं देंगे। लेकिन जनता सब देख रही है और सब जान रही है। कुल मिलाकर संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया और देश की जनता के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी है कि ये जो विपक्षी पार्टी है, इनका एजेंडा देखिए, इनका षड्यंत्र देखिए। अब देश की जनता इसका फैसला 2024 में करेगी। ये जो कांग्रेस के षड्यंत्र हैं, इसको देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस के जितने सांसद आए, अब उसमें भी उनको शून्य पर लाने की आवश्यकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।